चलो डाल लो चैप्टर नंबर 12 विद्युत फिजिक्स का। चैप्टर नंबर 12 जो है उसका नाम है विद्युत, यानी कि कहा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो हमने क्या बताया था, विद्युत हमारा जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसके अंदर हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो पढ़ते हैं वो होता है हमारा विद्युत आवेश। सबसे पहली चीज़ हम किसको पढ़ते हैं? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश बताया था, इसकी हमने दो डिफिनीशन बता रखी थी, दो परिभाषाएं बताई थी। कौन कौन सी थी? एक परिभाषा हमने बता रखी थी, जब कोई वस्तु एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं या प्रतिकर्षित करती हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो बल है उसी गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा अगर बताएं तो हमने बताया था कि किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ ले लें, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाए, उसके कारण उसमें विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, मतलब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, या फिर चुंबक यानी कि चुंबक मैग्नेट वाला आ जाए, विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश से एक चीज़ और बताई थी कि विद्युत आवेश की पूछा जाता है, विद्युत आवेश की खोज किसने की थी? तो याद रखना, एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने 600 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2025 चल रहा है, इधर के ये 2025 और उससे भी पहले के 600। हम जब नंबर लाइन को देखते हैं तो नंबर लाइन हमारी इस तरह से बनाते हैं, हम यहाँ पे 0 से शुरू होकर 2025 यहाँ पे चल रहे हैं। ये 2025 जो चल रहा है ईस्वी है, ये ईस्वी है। 2026 चल रहा है, ईस्वी है, ठीक, ये ईस्वी है। अब हम उल्टा आएंगे, जब 0 से इधर, तो 0 के पहले भी 1 2 3 करके चल रहे थे, ऐसे ऐसे ही पहले कब? 600 ईसा पूर्व। एक थेल्स के वैज्ञानिक थे, उन्होंने, थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक, ग्रीक दार्शनिक जो थे, उन्होंने क्या किया था? विद्युत आवेश की खोज की थी। उन्होंने क्या किया था? एक अंबर नाम के तत्व पदार्थ को खोजा था। उन्होंने देखा था जब अंबर को किसी दूसरे पे रगड़ा जाता है तो जैसे मान लेते हैं ये पेन है, अब इसके अंदर ऊपर हम किसी इस पेन को हमने लिया, अब कोई बिल्ली के बाल वगैरह, या हम अपने ही बाल क्यों ना ले लें, किसी के भी लिए जाएं, हम उसके ऊपर जब रगड़ना शुरू करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये क्या करेगा? छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे कि कोई कागज़ ले लें, हल्की चीज़ें, उनको क्या करेगा? ऊपर अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है ना। हो तो पेन ले रखा है, बालों में रगड़ो, छोटे छोटे से कागज़ बना के उसको ज़रा देखो, पेन को जैसे उसके पास ले जाओगे वो खुद उड़ के चिपक जाएंगे। तो अब ये जब देखो, अब ये इस पर आवेश आया कैसे? आवेश आया कैसे? रगड़ने की वजह से, रगड़ने की वजह से। तो जब रगड़ने के कारण किसी चीज़ पे आवेश उत्पन्न हो जाए तब उस आवेश को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है घर्षण आवेश। जिस विधि से उत्पन्न हुआ है उसको हम घर्षण विधि कहते हैं, ठीक। अब ये जिस पे उत्पन्न हुआ ये, अब जो अगर आवेश इस पे आया तो ऐसा तो है नहीं कि निकल के इस वाले पे आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। आवेश अगर हमारा इस पे आया है तो ऐसा तो ही निकल के इस पे आ जाएगा, इस पे तो आ नहीं जाएगा। जिस चीज़ पे आवेश उत्पन्न हुआ है उसी पे स्थिर रहेगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इससे स्थिर आवेश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्थिर आवेश भी कहते हैं। तो पहले डालेना, पहले डालेना, ये चैप्टर का नाम पड़ गया, चैप्टर नंबर 12 जो है विद्युत आवेश। सबसे पहली हेडिंग डालेना विद्युत हो गया, सबसे पहली हेडिंग डालो विद्युत आवेश। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहली हेडिंग डालेना इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश की अगर परिभाषा पूछी है तो क्या बताओगे? किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, कोई भी पदार्थ है जो उसका जो गुण होता है, कौन सा गुण, जिसके कारण उसमें कौन सा विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश कहते हैं। तो ज़रा डिफिनेशन लिख लेना, इसमें विद्युत आवेश डाल दिया ना हेडिंग, इसमें लिखो किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय तथा चुंबकीय
विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत आवेश कहलाते हैं। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। अच्छा, कभी पूछ दिया जाए ये जो विद्युत आवेश है, ये जो हमारा विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे किससे प्रदर्शित किया जाए? तो लिख लेना, इसे किससे? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्यू ज़रूरी नहीं कि हमेशा तुम्हारा कैपिटल ही मिले या फिर स्मॉल ही मिले, ये किसी भी रूप में मिल सकता है। स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे किससे? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज़ अगर पूछ दी जाए, जो ये हमारा विद्युत आवेश है, ये कैसी राशि है? ये कैसी राशि है? सदिश या अदिश? किस तरह की क्वांटिटी होती है? बताओ ज़रा। सदिश राशि होती है। सच में? देखो, हम जब राशियों को पढ़ते हैं तो राशियाँ हमारी दो तरह की होती हैं, एक सदिश होती है, दूसरी अदिश होती है। अब सदिश राशि पूछी जाए या फिर अदिश राशि पूछी जाए तो इससे रिलेटेड एक चीज़ याद रखना, सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनका क्या हो? परिमाण भी हो और दिशा भी हो। और अदिश राशियाँ जो होती हैं का क्या होता है? उनका परिमाण तो होता है लेकिन उनकी कोई दिशा नहीं होती। या फिर हमें याद रखना है, सदिश और अदिश राशियों के लिए तीन चीज़ों को याद रखना है। देखो, जो हमारी राशियाँ होती हैं, सिंपल सी चीज़ अगर देखो, जो हमारी राशि होती है, राशियाँ अगर पूछी जाए, ये जो राशियाँ होती हैं से दो तरह की होंगी। कौन कौन सी? एक सदिश हो गई, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरी कौन सी हो जाती है? अदिश होती है। दूसरी कौन सी हो जाती है? अदिश होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। अब जो ये राशियाँ होती हैं, दो तरह की होती हैं। अब ये राशियाँ निर्भर किस पे करती हैं? निर्भर करती हैं तीन चीज़ों पे। क्या निर्भर करती हैं? तीन चीज़ों पे। क्या होना चाहिए? पहला, उसकी दिशा पर। किस पे निर्भर करेंगी? दिशा पे निर्भर करेंगी कि जो भी पदार्थ तत्व है जो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसकी क्या होनी चाहिए? उसकी दिशा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कौन सी होती है जिस पे निर्भर करती है? दूसरा होता है उसका परिमाण। उसका परिमाण, जैसे कि हम आवेश को ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे? 2 कूलम 4 कूलम, ये इसका परिमाण है, कुछ ना कुछ परिमाण है। तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए, सदिश योग के नियमों का पालन करना चाहिए। किसका पालन करे? योग के नियम का। किसका? योग के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक, ये किसका पालन करे? योग के नियम का पालन करे। इतनी चीज़ें क्लियर है। लेकिन यही चीज़ अगर हम देखें अदिश के लिए बात करें, तो इनमें से कोई एक भी कम हुआ, तो किस में चला जाएगा? अदिश राशि में चला जाएगा। वो किस में चला जाएगा? अदिश राशि में चला जाएगा। अगर हम अब इसकी आवेश की बात करेंगे, तो आवेश में देखो ज़रा, आवेश का परिमाण होता है, हम 2 कूलम 4 कूलम करके पढ़ रहे हैं। आवेश में योग के नियम का भी पालन करता है। 2 कूलम और 4 कूलम दे दिया, दोनों को जोड़ दिया, 6 कूलम हो गया। 6 कूलम हो गया। मतलब योग के नियम पालन कर रहा है, लेकिन इसकी दिशा नहीं होती। तो ये विद्युत आवेश कैसी राशि है? विद्युत आवेश कैसी राशि बन जाएगा? अदिश राशि। तो लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, विद्युत आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। विद्युत आवेश जो है वो कैसी राशि? अदिश राशि। विद्युत आवेश अदिश राशि। अदिश राशि। इसका अगर हम मात्रक की बात करें, इसका अगर मात्रक का भी पूछ दिया जाए, इसका मात्रक, इसका यूनिट क्या होती है? इसकी मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलम। क्या बताया था? मात्रक क्या होता है? कूलम। इंग्लिश में लिखोगी तो इस तरह से कूलम लिखा जाता है। अगर हम इस मात्रक का प्रतीक बात करें, इसका प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक हम क्या लिखते हैं? इसका प्रतीक होता है सी। क्या होता है? सी होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। और याद रखना, अदिश राशि बोला गया यानी कि कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। लिखना चाहो तो अदिश को लिख लेना। अदिश को हम क्या कहते हैं? स्केलर। और सदिश को क्या कहा जाता है? वेक्टर। ठीक, अगर लिखना चाहो तो इसको दर्शा देना, जो ये अदिश राशि, इसको क्या बोला जाता है? अदिश राशि को ही हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। इतनी चीज़ क्लियर है। अच्छा, अगर हम बात करें विद्युत आवेश जो है, ये विद्युत आवेश जो पढ़े, इसके प्रकार कितने होते हैं? विद्युत आवेश के अगर हम प्रकारों की बात करें, कितने प्रकार होते हैं? कितना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?
विद्युत आवेश की परिभाषा पूछी जाए तो क्या बता दो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें क्या विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ये हमारा जो है एक ऐसी राशि सदिश या अदिश, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। अब जरा देखो, अब अगर हम बात करें विद्युत आवेश जो है इसके प्रकारों की बात करें, रब कर दें इसको। अब जरा देखो, डाल लेना है जरा विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जरा देखो, अगर हम विद्युत आवेश के प्रकार की बात करें, विद्युत आवेश के अगर हम प्रकार की बात करें तो विद्युत आवेश के जो प्रकार हैं ये कितने होते हैं। विद्युत आवेश जो हमारा है कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है बताओ। विद्युत आवेश हमारा कितने टाइप का होता है। अगर हम विद्युत आवेश के प्रकारों की बात करें तो कितने टाइप का होगा, ये दो तरह का होता है। कितने, दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार याद रखने, कौन कौन से। पहला तो हो गया हमारा कौन सा, धनावेश। पहला कौन सा हो गया, धनावेश, या फिर धनात्मक आवेश लिख सकती हो। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, ऋण आवेश होता है। दूसरा कौन सा होता है, ऋण आवेश होता है। इसको अच्छा, धनावेश को क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ऋण आवेश को क्या बोला जाता है, ऋण आवेश को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है निगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज। विद्युत आवेश समझ में आया कितने प्रकार का होता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, अगर पूछ दिया जाए तो कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार हो गए। कौन कौन से, धनावेश और दूसरा कौन सा हो गया, ऋण आवेश। पहला धनावेश और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ऋण आवेश। अच्छा, एक चीज़ इसमें अगर पूछ दी जाए, जो हमारा ये धनावेश या ऋण आवेश जो है, ये जो हमारा धनावेश है या फिर ये जो हमारा ऋण आवेश है, कभी भी पूछा जाए धनावेश और ऋण आवेश के बारे में तो एक चीज़ याद रखना, क्या, जो भी हमारी कोई वस्तु है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने कोई वस्तु बना ली, यहाँ पे हमने एक वस्तु बना ली, इस तरह से एक वस्तु हमने यहाँ बना ली, यहाँ पे बना ली। अब अच्छा, जो भी हमारी वस्तुएं होती हैं वो सदैव जो होती हैं, जो भी हमारी वस्तुएं होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, वो हमेशा कैसी होती हैं, वो हमेशा कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। मतलब इस पर जो हमारे प्लस के आवेश जो हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो जो प्रोटॉन है वो हमारे क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ऐसे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब होगा क्या कि ये जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अब याद रखना, हमेशा याद रखना, आवेश अगर पूछा जाए किसी भी तत्व के अंदर, आवेश अगर पूछा जाए तो याद रखना, आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। सब में आवेश पहले से ही होता है, सब में आवेश क्या होता है, पहले से ही होता है। हाँ, ये होता है कि उसमें जो प्रोटॉन है यानी प्लस का आवेश जो है और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इसी वजह से जो भी वस्तुएं होती हैं वो कैसी रहती हैं, उदासीन रहती हैं। जो भी वस्तुएं हैं वो कैसी रहती हैं, उदासीन रहती हैं। इसमें देखो, प्रोटॉन यानी कि प्लस वाले आवेश जो हैं 3 है, इलेक्ट्रॉन माइनस वाला आवेश कितना है, 3 है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इसी में देखो 2-2 नहीं है। अब याद रखना, अब क्या होता है, इसमें हमेशा स्थानांतरण, एक से निकल के दूसरे में आवेश जो है वो एक जगह से निकल के दूसरे, एक वस्तु से निकल के दूसरे वस्तु में केवल स्थानांतरित होता है। एक से निकला दूसरे में चला गया। आवेश कहीं से खुद के अंदर अपने आप से नहीं आ जाता कि पैदा हो गया खुद से, वो काम नहीं होता है, केवल अपनी ये जगह बदलते हैं। अपनी क्या करेगा, ये जगह बदल देगा। मतलब यहाँ से देखो, स्थानांतरण हमेशा होगा किसका, स्थानांतरण होता किसका, हमेशा इलेक्ट्रॉन का। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इस पे आ गया। अब इस पे जरा देखो, ये जो पहली वस्तु है इस पे क्या हुआ,
एक इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर क्या हो गई, कह सकती हो कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, माइनस वाला आवेश जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। और प्रोटॉन क्या है, प्लस वाला क्या हो गया, उनकी अधिकता हो गई। कौन कौन सा कम हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, पहला तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, दूसरा क्या हो गया, इस पर प्रोटॉन क्या हो गए, प्रोटॉन अधिक हो गए। प्रोटॉन क्या हो गए, अधिक हो गए। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो चिन्ह हमेशा किसका आता है, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी। तो वस्तु कैसी हो जाएगी, तो वस्तु इस स्थिति में कैसी होगी, वस्तु कैसी हो जाएगी, वस्तु धनावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, वस्तु धनावेशित हो जाएगी। अभी हम परिभाषा भी लिखा रहे हैं दोनों की, पहले ऐसे कॉन्सेप्ट समझ लो। वस्तु धनावेशित हो जाती है, क्या हो जाएगी, वस्तु धनावेशित हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आई। अच्छा, अब जरा देखो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। और इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अच्छा, इस वस्तु ने क्या किया, इस वस्तु ने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अब इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ग्रहण किया। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चला गया। इसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई। इसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो ज़रा देखो इसमें क्या हो गया, इसमें पहली चीज़ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। जो कुछ दिख रहा है वो लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पर अधिक है। अच्छा, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन कम है। प्रोटॉन क्या है, कम है। और वस्तु कैसी हो चुकी है, अब वस्तु अब कैसी हो चुकी है, इसमें जब प्रोटॉन ज़्यादा थे, प्लस वाले ज़्यादा थे, तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। कैसी हो गई थी, वस्तु धनावेशित हो गई थी। लेकिन इसमें क्या हो गई, इसमें माइनस वाले ज़्यादा है, तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। वस्तु कैसी हो जाएगी, वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। वस्तु कैसी हो जाएगी, वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, इतनी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। ठीक, वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। धनावेशित और ऋणावेशित कैसी हो रही है, ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब ज़रा देखो, अब ये याद रखना, आवेश के प्रकार तो दो हैं, आवेश के दो प्रकार तो हैं, लेकिन आवेश के दो प्रकारों को नाम किसने दिया था, आवेश के दो प्रकार जो हैं इनको नाम किसने क्या दिया था, किसने कहा था कि इनका नाम धनावेश होगा और इसका नाम ऋणावेश होगा। तो इसमें एक वैज्ञानिक आते हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया था, इनको धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम दिया था। ठीक, तो एक पॉइंट बना के, नोट पॉइंट बना के लिख लेना, पहले इन दोनों को हम डिफिनेशन कर लें इनकी, रफ कर दे इसको। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब धनावेश और ऋणावेश को अच्छे से पहले समझ ले, फिर हो गया। धनावेश लिख सकती हो या फिर धनात्मक आवेश लिख सकती हो, बात एक ही है, उसमें कंफ्यूज ना होना कि दोनों अलग अलग तो नहीं है, ये चीज़ नहीं होगी। ठीक, तो क्या अगर हम बात करें धनावेश की, अगर हम बात करें धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश यानी कि जो हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में डिफिनीशन क्या, इसकी परिभाषा अगर पूछी जाए, धनात्मक आवेश की परिभाषा क्या लिखोगी, क्या परिभाषा लिखोगी। अभी हमने बताया जब भी दो वस्तुएं हमने ले ली एक साथ, इस पर हमने प्रोटॉनों की संख्या को हमने बढ़ा इस तरह से दे दिया, प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऐसे ऐसे ले लिए। अब हमने क्या बताया, हमेशा स्थानांतरण किसका होगा, हमेशा भागेगा कौन। अभी ये भी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकल के जाता है, प्रोटॉन क्यों नहीं जाते हैं। ये चीज़ एक बार बता चुके हैं ना, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्यों जाते हैं। अब ज़रा देखो यहाँ से स्थानांतरण होगा किसका, स्थानांतरण हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का। अभी इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बता सकती हो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है लिखाया था। इलेक्ट्रॉन पर हमारा चार्ज जो होता है वो कितना होता है, आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻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 
19 कूलम। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पर हम चार्ज ना पूछ के इलेक्ट्रॉन का वजन, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ दें, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का पूछ दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दिया जाए, तो याद रखना कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। अभी ये चीज़ें हम सारी एक साथ लिखा रहे हैं। 9.1 गुणा में 10 की घात कितना होता है, माइनस का 31 किलोग्राम, माइनस का 31 kg। ये इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अच्छा, धनात्मक आवेश की परिभाषा अगर लिखो क्या होंगी, इसमें लिख लेना जब कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉनों का जब कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी ना लिखना चाहो तो तुम प्रोटॉनों की अधिकता भी लिख सकती हो। समझाया ना कि ये भी दोनों चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी वस्तु पर बराबर होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी लिख दो या फिर क्या लिख सकती हो, प्रोटॉनों की अधिकता के कारण। ठीक, तो वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण तो वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कैसी हो जाती है, कमी के कारण धनावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। धनावेशित हो जाती है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वस्तु कब धनावेशित होगी। वस्तु कब धनावेशित होती है, जब कोई वस्तु जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दे, अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, तो उस पर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, या फिर कह सकते हो प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से ऋणावेश की परिभाषा लिख लो, ऋणात्मक आवेश की। इसी तरह से ऋणात्मक आवेश की परिभाषा लिखो। यानी कि निगेटिव चार्ज की, जो हमारा निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज की अगर पूछ दिया जाए तो निगेटिव चार्ज की डिफिनीशन, परिभाषा क्या लिखोगी, समझ में आ गई ना। जब कोई वस्तु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी, इलेक्ट्रॉन लेगी दूसरे से, तो उस पर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन उस पर ज़्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगी तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो इसमें लिख लो, देखो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, ग्रहण करती है, तो वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, तो वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण क्या होते हैं, अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है, ऋणावेशित। और जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे तो कैसी हो जाएगी, धनावेशित। कितना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ज़रा देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेना कि हमारा जो आवेश होता है किस पे कितना होता है, किसका द्रव्यमान कितना होता है। हमने एक चीज़ बताई, एक नोट पॉइंट बना के यहाँ पे लिख लो, पहले एक नोट पॉइंट बना के लिख लेना, नोट पॉइंट, कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम किसने दिया था, लिख लेना, इन्हें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम, इन्हें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश
और ऋणात्मक आवेश। नाम किसने दिया? नाम अमेरिकी वैज्ञानिक थे, एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक, किसने नाम दिया? अमेरिकी वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। ठीक, याद रहेगा। इन्हें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम किसने दिया? अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ गई। अब जरा देखो, इसमें पूछा जाता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं हमारा, अब बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से अगर पूछा जाए कि आवेशों का व्यवहार कैसा होता है, किसमें क्या होता है, और जो हमने अभी एक मात्रक लिखा है वो कैसा मात्रक है लिख लेना, उसी में एसआई मात्रक है। वो कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। मात्रकों को पढ़ेंगे तो 3 मात्रकों की पद्धतियाँ होती हैं, 3 पद्धति होती हैं। हम एमकेएस पद्धति पढ़ेंगे, एमकेएस पद्धति आ जाती है, दूसरी एफपीएस पद्धति आ जाती है, और तीसरी सीजीएस पद्धति होती है, और चौथी जो है वो एसआई पद्धति है, जो सबसे नहीं है और सबसे ज़्यादा मान्य है। तो जो हमारा कूलाम मात्रक है वो किस रूप में है? वो हमारा किस में है? एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक ही तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जब आगे करोगी फर्स्ट ईयर इंटर का, उसमें तुम्हारी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ईयर का पढ़ोगी तो उसमें पहले इन पद्धतियों के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि एमपीएस पूछ दिया जाए तो एम से हो जाता है मीटर, के से हो जाता है किलोग्राम, और एस से क्या होता है? सेकंड हो जाते हैं। सीजीएस पढ़ोगी तो सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से सेकंड। उसके बाद जब हम एफपीएस पढ़ेंगे तो एफ से क्या हो जाता है? फुट, दूरी मापने के लिए। सेंटीमीटर भी दूरी मापने के लिए प्रयोग होते हैं। एमकेएस में मीटर भी जो था वो भी दूरी मापने के लिए। दूसरा क्या है? किलोग्राम, और दूसरे में ग्राम आया। लेकिन इसमें क्या है? एफपीएस, फुट, पाउंड। पाउंड क्या है? वजन मापने में प्रयोग होते हैं। उसके बाद सेकंड। समय का मात्रक तीनों में सेम रहेगा, लेकिन वो किसका? दूरी का और वजन का, द्रव्यमान का, वो क्या होगा? बदलता है। किसी के हिसाब से किलोग्राम में रखा जाता है, किसी के हिसाब से ग्राम में रखा जाता है। ठीक, अब जरा देखो कितना चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा सा लिख लेना कि किसका द्रव्यमान कितना होता है और किसका वजन, किस पर आवेश कितना होता है। तो ज़रा डाल लेना, लिख लो ज़रा पे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अभी तो हम जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अगर ऐसे सिंपली पूछ दिया जाए, ऐसे नॉर्मल तरह से पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो बताओगे कितना? -1.6 होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन जो सवाल के अंदर तुमको इस्तेमाल करना है तो इस चिन्ह का हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक, कितना होता है? -1.6 गुणा में 10 की घात -19 कूलम। कितना होता है? -19 कूलम। लेकिन अगर हम यही प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, प्रोटॉन पर द्रव्यमान, प्रोटॉन पर आवेश की बात करें, प्रोटॉन पर आवेश की बात करें, यानी कि हमारा जो P का मान होता है, स्मॉल p बनेगा, कैपिटल ने बनाना, इस पर भी यही आवेश होता है, केवल कैसा होगा? प्लस का। तो अगर अलग अलग पूछा जाए प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, बता सकती हो? इलेक्ट्रॉन पर कितना? -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और प्रोटॉन पर कितना होता है? +1.6 गुणा में 10 की घात -19 कूलम। अच्छा, अगर पूछ दिया जाए जो इलेक्ट्रॉन है इसका वजन, इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका मास कितना होता है, तो लिख लेना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अभी हम सवाल जब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 गुणा में 10 की घात -31 किलोग्राम। माइनस में है। माइनस का मतलब जानती हो ना कि जो भी ये 91 आएगा, 9.1 वाला जो लिखा है, ये 91 जो आएगा वो 0.0000 करते हुए जाएगा, 31 जीरो के आसपास लग जाएंगे पहले। उतनी छोटा होता है, जाके उतना हल्का होता है। मार्कर का वजन तुमसे तौलने के लिए कह दिया जाए, बता दोगी 2-4 ग्राम है। मान लिया सिंपली दिखा भी दिया 1 ग्राम या 2 ग्राम, ये उतना भी नहीं है, -31 है। ग्राम में भी देखोगी तो तुम्हारा ग्राम में भी ज़्यादा है। इसका इतना सा छोटा सा कण भी इससे ज़्यादा वजन निकलेगा इलेक्ट्रॉन से। ठीक,
अच्छा, प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछ दिया जाए कभी, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन पूछ दिया जाए, मास ऑफ प्रोटॉन पूछ दिया जाए कितना होता है 1.67 गुणा में कितना होता है 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी कि इलेक्ट्रॉन से तो भारी ही होता है, इलेक्ट्रॉन से तो थोड़ा भारी होता है। फिर इतना ही द्रव्यमान जब अभी लिखोगी तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम 1.67 ही देखेंगे तो वो न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान मिलेगा, घात भी यही मिलेगी, केवल पीछे के अंक बदल जाते हैं। पीछे के दो अंक जो आएंगे अभी, अगर इसको पूरा लिख दें तो वो क्या हो जाएंगे, पीछे के दो अंक बदल जाएंगे। यानी कि अगर इसको अगर हम पूरा लिखें, इसको अगर हम पूरा लिखें तो इसका पूरा द्रव्यमान असल में होगा कितना, इसका पूरा द्रव्यमान होता है 1.6726 गुणा में 10⁻⁻27 किलोग्राम। माइनस का कितना होगा 27 किलोग्राम, इसका ये पूरा द्रव्यमान होता है। लेकिन हम जब भी हल करते हैं, जब भी सवाल हमको हल करना होता है, हम कितना लिखते हैं 1.67 लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखते। ठीक, कितना लिखते हैं 1.67 लिखते हैं। इसी तरह से अगर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछ दिया जाए, अगर हम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछ दिया जाए, इन्हीं 3 तत्वों के बारे में भी हमको डिटेल में पढ़ना है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, अब जरा देखो न्यूट्रॉन पता है ना कैसा होता है, न्यूट्रॉन पता है ना कैसा होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित होता है। और ऋणावेशित कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, इसका द्रव्यमान पूछा जाए तो इसका द्रव्यमान भी हम कितना लिखेंगे, सवाल को हल करते समय भी इसका भी द्रव्यमान कितना लिखेंगे, इसका भी ये लिखेंगे 1.67 गुणा में 10 कितना -27। लेकिन अगर इसका पूरा द्रव्यमान कभी पूछा जाए, अगर इसका पूरा द्रव्यमान कभी पूछा जाए तो क्या बताओगे 1.6749। थोड़ा सा केवल 2 अंकों का अंतर है। हम शुरुआत में हल करते टाइम 2 ही अंक लेते हैं, थोड़ा सा अंतर आते हैं। ठीक, गुणा में 10 कितना -27 किलोग्राम, कोई अदर चेंजमेंट नहीं है। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर होगी, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इतना समझ में आ गया। अब जरा कभी पूछ दिया जाए कि हमारा अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर हो गया, इलेक्ट्रॉन पर हो गया। कभी पूछ दिया जाए अल्फा कण पर आवेश जो होते हैं, कभी अगर पूछ दिया जाए जो अल्फा कण होता है उस अल्फा कण पे आवेश कितना होता है, इसको ज़रा हम ऊपर लिख देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं अल्फा अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश अगर कभी पूछ दिया जाए, अगर कभी तुम्हारा अल्फा कण पर आवेश पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था 1.6 गुणा में 10⁻⁻19। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है, लेकिन कैसा 2 गुना, पॉजिटिव में 2 गुना होता है, प्लस का, माइनस वाला नहीं, प्लस का। तो इस पर अगर मान पूछ दिया जाए असल में कितना हुआ मान, 2 गुना है, 16 का 2 गुना कितना हो जाता है, 16 का 2 गुना कितना होता है 32 हो जाता है, तो 3.2 हो जाएगा। गुणा में कितना है 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 2 गुना होता है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये सारे मान याद रहेंगे अलग से। अच्छा, अब आवेशों के व्यवहार की बात करें, उनका बिहेवियर कैसा होता है, किसके साथ कैसा क्या बिहेव होता है उनका। कितना हो गया, नोट डाउन कर लो जल्दी से। नोट डाउन करो इतना जल्दी से। उसके बाद हेडिंग डाल लेना जरा, आवेशों का व्यवहार यानी कि बिहेवियर ऑफ चार्ज जो होता है। रब कर दें इसको, हो गया पूरा। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम आवेशों के व्यवहार की बात करें, डाल लो हेडिंग जरा, आवेशों का व्यवहार। आवेशों का व्यवहार यानी कि बिहेवियर ऑफ चार्ज। बिहेवियर ऑफ चार्ज
अच्छा, आवेशों के व्यवहार की अगर हम बात करें, आवेशों का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, बिहेवियर उनका कैसा होता है, तो याद रखना हमारा आवेश हमने कितने प्रकार के बताए, हमने आवेश कितने प्रकार के बताए, क्यों हमने आवेश कितने प्रकार के बताए, 3 प्रकार बताए, हमने 2 प्रकार बताए। कौन से 2 प्रकार, एक धनावेश बताया, दूसरा कौन सा, ऋणावेश। अच्छा देखो, जो हमारा धनावेश और ऋणावेश होता है इनका बिहेवियर कैसा होता है। मान लेते हैं हमने 2 आवेश ले लिए, एक दूसरे पहले पर भी 2 वस्तुएं ले ली, पहले पर भी प्लस का आवेश है और दूसरे पर भी क्या है, प्लस का आवेश है, या फिर पहले पे भी माइनस का और दूसरे पर भी माइनस का, ऐसे इस तरह से। इधर ध्यान दो, अभी थोड़ा सा तो करा है। अगर हम इसके बिहेवियर की बात करें, मान लेते हैं हमने 2 वस्तुएं ली, पहली वस्तु पर भी धनावेश है, दूसरी वस्तु पर भी धनावेश है, पहली पर भी ऋणावेश है और दूसरी पर भी ऋणावेश है, तो क्या बताएं, समान आवेश जो होता है, लाइक चार्ज जो होते हैं एक जैसे वाले, क्या कौन सी चीज़ बताई कि समान आवेश जो होते हैं, हमने कौन सी चीज़ बताई, जो हमारे जो समान आवेश होते हैं, जो हमारे सेम चार्जेस होते हैं, हमने क्या बताया, जो हमारे समान आवेश होते हैं, समान आवेश यानी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, ये कैसे आवेश हैं, दोनों ही वस्तुओं पर जो आवेश है जो वो कैसा है, लाइक चार्ज है, दोनों पर एक जैसा है, दोनों पर आवेश जो है वो कैसा है, एक जैसा है, दोनों पर आवेश एक जैसा है। अब जब दोनों पर 2 वस्तुएं दी गई हैं, दोनों पर आवेश एक जैसा है, तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करती हैं। कैसा बल लगाएंगी, प्रतिकर्षण बल लगाएंगी, एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं, 2 वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करेंगी। क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, एक दूसरे को पीछे की तरफ धक्का देंगी। यानी कि अगर हमने 2 वस्तुएं ले ली, इस पर भी धनावेश है और इस पर भी धनावेश है, दोनों को अगर हम टच कराएंगे तो दोनों आपस में रुकेंगे नहीं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पीछे की तरफ हटाएंगे। ठीक, अब अगर ये मान लीजिए ये हमारा लाल काले तार का काम कर रहा है, ये लाल तार का काम कर रहा है, ये हमारा निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। जब निगेटिव और पॉजिटिव है, जैसे ही आसपास पहुंचेंगे, जैसे ही पहुंचेंगे चिपक जाएंगे तुरंत। तो समान आवेश अगर हैं, एक जैसे आवेश हैं, लाइक चार्जेस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर विपरीत आवेश आ जाए, मतलब पहली वस्तु पे हमने धनावेश दे दिया, दूसरे पे ऋणावेश दे दिया, या फिर पहले पे ऋणावेश दे दिया माइनस का और दूसरे पे हमने कैसा दे दिया, प्लस का, दोनों पे विपरीत आवेश हो गया। और जब दोनों पे विपरीत आवेश हो जाएगा तो दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे को क्या करने लगेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करने लगती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक, तो असमान आवेश यानी कि अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, ये कैसे आवेश हैं, असमान आवेश हैं। ये कैसे हैं, असमान आवेश हैं, यानी कि अनलाइक चार्जेस हैं। ये कैसे आवेश हैं, अनलाइक चार्ज हैं, असमान आवेश हैं। और असमान आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, वो कैसा लगेगा, अट्रैक्ट करेंगे। कैसा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक, अभी इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा था, रिपल्सन फोर्स लग रहा था, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, प्रतिकर्षण बल लग रहा था। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में जो बल लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करना कि अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो होता है, आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हम पढ़ेंगे, वस्तु पर आवेश आता कहाँ से, आवेश होता क्या है, तो डाल लेना ज़रा आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। उसके बाद हम विद्युत चालन कैसे होता है, विद्युत एक से निकला दूसरे पे कैसे पहुंचा है, पहले इसके गुण वगैरह की बात कर लें, तब उन चीज़ों को भी देखते हैं। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डाल लेना ज़रा आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। डालो ज़रा आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, यानी कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन।
हम इसमें कट तो नहीं जाते हैं बार बार। आयसन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हो गया। अब ज़रा देखो, आयसन के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की बात करें तो हमारा इसके हिसाब से क्या बताया जाता है कि सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि हमें बताया जाता है कि जो भी हमारा पदार्थ है प्रकृति के अंदर, जो भी पदार्थ है, हम पेन ले लें, कुर्सी ले लें, या फिर पृथ्वी ले लें, या फिर पेड़ ले लें, कुछ भी ले लें, जो भी पदार्थ है वो छोटे 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 अत्यंत सूक्ष्म जो कण होते हैं, तत्व जो होते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है। यानी कि पृथ्वी के अंदर हमारा, पृथ्वी में, ब्रह्मांड में जो भी तत्व है वो क्या है, जो भी पदार्थ है वो क्या है, जो भी पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने इस तरह से। और इन सूक्ष्म कणों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। एक एक वस्तु के अंदर पता नहीं कितने होते हैं सूक्ष्म कण। इस तरह से अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, मतलब ये इसको और भी छोटे होते हैं। प्रत्येक पदार्थ क्या होती है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और इन्हीं सूक्ष्म कणों को हम क्या बोलते हैं, इन सूक्ष्म कणों को क्या बोला जाता है, इन सूक्ष्म कणों को हम क्या बोलते हैं, इन सूक्ष्म कणों को हम बोलते हैं क्या, परमाणु। क्या कहा जाता है इनको, परमाणु कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, परमाणु कहा जाता है, यानी कि इनको हम एटम कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, परमाणु, यानी कि एटम कहा जाता है। अब ये परमाणु जो है, ये जो हमारा परमाणु, इसको अगर हम बड़े आकार में थोड़ा सा बना लें, इसको हम थोड़ा सा बड़े आकार में बनाए, पहले हमने पदार्थ को बनाया था, अब इसको हमने बना लिया, ये हमारा क्या है, परमाणु है। एक परमाणु हमने बड़े आकार में बना लिया, एक परमाणु हमारा एटम जो है इसको हमने बड़े आकार में बना लिया। अब प्रत्येक परमाणु का एक क्या होता है, प्रत्येक परमाणु का एक केंद्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और ये जो भी हमारे परमाणु जो होता है, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। किन चीज़ों से, इस तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से तत्व बताए अभी हमने, किनके भार लिखा है, किनका किनका द्रव्यमान लिखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रत्येक परमाणु जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। और प्रत्येक परमाणु का, जितने भी परमाणु होंगे, चाहे वो एक इतना छोटा ही क्यों ना हो, उसका क्या होता है, एक केंद्र होता है। तो प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, एक केंद्र होता है। प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, एक केंद्र होता है। और इस केंद्र को हम क्या बोलते हैं, इस केंद्र को क्या बोला जाता है, इस केंद्र को हम नाभिक बोलते हैं। क्या कहा जाता है, नाभिक, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। किससे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो पूरा परमाणु है ना, ये जो पूरा परमाणु, इसका जितना भी वजन है, जितना भी इसका द्रव्यमान, जितना भी इसका मास है, वो कहाँ समाहित होता है, इसके छोटे से केंद्र में समाहित होता है। मतलब तुमने वस्तु भले इतनी बड़ी ले ली, उसका छोटा सा केंद्र है, तो सारा वजन, द्रव्यमान उसके अंदर है। जितना भी धनावेश है वो सब इसी केंद्र के अंदर है, पूरे में नहीं फैला हुआ है। तो जो प्रत्येक परमाणु का जो केंद्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस केंद्र को हम नाभिक कहते हैं। और ये नाभिक जो होता है, ये दो तत्वों से मिलकर, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ जो परमाणु जो है, ये क्या होता है, पदार्थ का इसी तरह फिगर बना के चाहे लिख लो, अभी हम थ्योरी भी लिखा देंगे। ठीक, ऐसे ही रखो, या फिर हम लिखा देते हैं साथ में। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या लिखना है यहाँ पे, क्या लिखेंगे, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं, जिसे एटम कहा जाता है। लिखना ज़रा, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और इन कणों की संख्या अगर कभी पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इनकी कणों की संख्या क्या होती है, असंख्य होती है, अधिक, बहुत ज़्यादा होते हैं। हम अपने ही शरीर को ले लें तो हमारे शरीर जो है छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब हमारे एक छोटे से हिस्से में भी कितनी सारी कोशिकाएं होती हैं, लाखों के हिसाब से होती हैं। तो हमारा जो, जैसे हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसी तरह से जो भी पदार्थ हम देखेंगे वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। जब कई सारे कण मिलते हैं तो क्या होंगे, कई सारे जब परमाणु मिलेंगे तब कोई चीज़ बनके तैयार होगी। परमाणु कैसे बनेगा, जब वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यही तो होगा। तो प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं।
ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा ये कभी पूछा जाए एक पदार्थ के अंदर कितने परमाणु होते हैं, तो क्या बता दोगी, असंख्य परमाणु होते हैं, अनगिनत होते हैं, ठीक, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, यानी कि एटम कहा जाता है। और दूसरी चीज़ अगर पूछ दिया जाए, जो हमारा ये परमाणु है ना, तो याद रखना प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, प्रत्येक परमाणु का एक क्या होता है, केंद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहा जाता है। और ये नाभिक में दो चीज़ें समाहित होती हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। प्रत्येक परमाणु का समस्त भाग लिख लेना, समस्त भार लिख लो या फिर द्रव्यमान लिख लो, उसके कहाँ समस्त भाग जो है उस परमाणु का क्या होता है, उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है। समस्त भार उसके केंद्रीय भाग, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय भाग, उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है, केंद्रीय भाग में समाहित होता है। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहा जाता है। जो भी है वो किस में समाहित होता है, वो सारा जो भी उसका भार है वो कहाँ से समाहित होगा, नाभिक में। अब नाभिक जो होता है, नाभिक में दो तत्व उपस्थित होते हैं। इस नाभिक में याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसमें क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और ये नाभिक में ही बंधे रहते हैं। क्यों बंधे रहते हैं, ये नाभिक में ही बंधे रहते हैं। क्यों बंधे रहते हैं, ये जो नाभिक में बंधे रहते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि इनके बीच में जो बल लगता है, इनके बीच में इनको आपस में बांधे रखने का काम जो करता है, वो कौन सा बल काम करता है, प्रबल नाभिकीय बल बताया था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बताया था। इनको आपस में बांधे रखने का काम कौन करता है, प्रबल नाभिकीय बल करता है। कौन करता है, प्रबल नाभिकीय बल इनके बीच में कार्य करता है, जो इनको आपस में बांधे रखता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनके बीच में लगता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इतनी चीज़ समझ में। अब जो होता है, ये जो हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, नाभिक जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो पूरे परमाणु का जितना भी भार है, जितना भी द्रव्यमान है, वो भी केंद्र में समाहित है। पूरे परमाणु का जितना भी धनावेश है, वो भी कहाँ समाहित है, केंद्र में। प्रोटॉन तो केंद्र में आ गया, तो सारा धनावेश तो प्रोटॉन पे ही होता है ना। अब लेकिन तीसरा तत्व बच गया। अभी तीसरा तत्व कौन सा बचा, इलेक्ट्रॉन। अब जो है इस नाभिक के चारों तरफ अलग अलग सेल्स बनी होती हैं, अलग अलग कक्षाएं बनी होती हैं। सेल को भी हम पढ़ेंगे। सेल अभी हमारा 3 तरह के हम सेल पढ़ेंगे जब इंग्लिश वाला करेंगे। उसमें हम सेल ये पढ़ेंगे, एक ये, दूसरा सेल ये वाला पढ़ेंगे, तीसरा सेल ये वाला पढ़ेंगे, चौथा सेल ये वाला पढ़ेंगे। सबके मतलब अलग अलग होते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम क्लियर करेंगे उसमें। ठीक, अब जरा देखो, ये जो हमारा नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, अलग अलग कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, अलग अलग कक्षाएं होती हैं। लिख लेना जरा, नाभिक के चारों ओर अलग अलग या फिर विभिन्न कक्षाएं होती हैं। लिख लो, अलग अलग क्या होती हैं, अलग अलग कक्षाएं होती हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, कक्षाएं होती हैं। अलग अलग क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, इन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। देख रहे हैं, कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं या फिर जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। समझ में आया? यानी कि ये जो हमारा बना हुआ है इसमें चारों तरफ क्या है, ऐसे अलग अलग ये ऐसे क्या होंगी, कक्षाएं बनी होती हैं, जिनमें क्या होते हैं, जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जो है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इतनी चीज़ क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इनमें लगातार वृत्ताकार चक्कर लगाते रहते हैं। अब दूसरी चीज़ अगर पूछ दिया जाए तो यार एक नोट पॉइंट बना के लिख लेना, एक नोट पॉइंट बना के लिख लेना। ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, ये जो चक्कर लगाते हैं इनको क्या बोला जाता है, ये जो चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है इनको, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक। और कभी भी पूछा जाए एग्जाम में, एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। कभी भी पूछ दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो याद करो ज़रा, हमने एक न्यूमेरिकल कराया था, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कीजिए, कराया था। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इस तरह से बताया था। तो याद रखना, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणा में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रफ कर दें, ज़रा बता दें, रफ कर दें इसको। हो गया ना पूरा? अब ज़रा देखो, हमने क्या बताया था, जो हमारा अगर कभी पूछ दिया जाए, कभी पूछा जाए कि एक कूलम में कितने आवेश होते हैं, एक कूलम आवेश में, एक कूलम में एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये चीज़ याद रखना। इसको नोट पॉइंट में बना के लिख लो। एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 6.25 गुणा में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। सॉल्व करना भी अभी बताते हैं। ये एमसीक्यू में सॉल्व करने के लिए आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ जाएगा, तुमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक। अब ज़रा देखो, जब हम इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ते हैं तो इसके हिसाब से बताया जाता है कि हमारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल बताता है कि हमारे जो वस्तु है, किसी भी वस्तु में हम ना आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ज़रा हेडिंग डाल लो, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल हेडिंग डालने के बजाय ऐसे ही लिख लो, हेडिंग ना डालो, ऐसे ही लिख लो, ज़रा ऐसे ही बना के लिख लो। एक नोट पॉइंट बना के लिख लो ज़रा। उसमें आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक। इसे क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं, या फिर आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं या फिर नहीं नष्ट कर सकते। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तुम्हारे एमसीक्यू आते हैं उसमें आ सकता है। तो क्या समझ में आया कि आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक जगह से निकले दूसरे पे चले गए।
जैसे कि अगर देखा जाए, हम कोई बैटरी से कोई दूसरी चीज़ मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के कहाँ चले जा रहे हैं, मोबाइल में चले जा रहे हैं, नष्ट तो हो नहीं रहे, नष्ट तो हो नहीं रहे। मोबाइल में भी देखा जाए तो मोबाइल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या ऊर्जा के रूप में प्रयोग हो जा रहे हैं, मतलब सबका रूपांतरण हो रहा है, सबका स्थानांतरण हो रहा है, सब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। ठीक, अब जरा देखो, ये वो इतना समझ में आ गया, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।